सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन कक्षा अध्यापन में स्वागत करता हूं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है रज़िया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी के मध्य अल्प अवधि का शासनकाल रहा और इस शासन काल के माध्यम से भारत की प्रथम महिला शासिका होने के साथ साथ अलग ही क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। इससे पूर्व के जो अध्याय था अपना, उसमें इल्तुतमिश के बारे में हमने अध्ययन किया। इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसका योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध होता, परंतु 1229 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो जाने की वजह से इल्तुतमिश को तभी से अपना उत्तराधिकारी चुनने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। उसका दूसरा पुत्र फिरोज आलसी और विलासी था तथा उसके अन्य पुत्रों की आयु कम थी। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना। ग्वालियर पर आक्रमण करने के अवसर पर वह रज़िया को शासन की देखभाल करने के लिए राजधानी दिल्ली में ही छोड़ गया और उसके दिल्ली से जाने के बाद में जिस कुशलता से रज़िया ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उससे वह इतना अधिक प्रभावित हुआ कि ग्वालियर से वापस लौटने पर उसने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंका पर उसका नाम अंकित करा दिया। इस अवसर पर उसके कुछ अमीरों ने रज़िया की स्त्री होने के नाते उसका विरोध किया, परंतु इल्तुतमिश ने उनको यह कहकर शांत कर दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात यह पता लग जाएगा कि मेरी पुत्री के अलावा मेरे पुत्रों में से कोई अन्य शासक बनने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री की योग्यता पर विश्वास जताया और उसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। प्रोफेसर के निजामी के अनुसार रज़िया के सुल्तान बनने के संबंध में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि दिल्ली के नागरिकों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार सुल्तान को बनाने में भाग लिया। इस कारण सुल्तान रज़िया को दिल्ली में रहते हुए कोई भय नहीं था और उसे दिल्ली में रहते हुए षड्यंत्र द्वारा सिंहासन से नहीं हटाया जा सकता था। दिल्ली में सुल्ताना रज़िया ने यह वायदा किया कि यदि वह सफल नहीं हुई तो दिल्ली के नागरिकों को उसे हटाने का अधिकार था। इस प्रकार उसका सिंहासन पर बैठना सुल्तान और उसकी प्रजा के बीच में एक समझौता था। उसके सिंहासन पर बैठने से इल्तुतमिश की इच्छा की पूर्ति हुई। यह भी सच है क्योंकि उसने सभी पुत्रों से अधिक विश्वास पुत्री रज़िया पर उसने जताया था। रज़िया के सिंहासन पर बैठने से धार्मिक वर्ग की राजनीति में असहायता प्रकट हुई, क्योंकि इस्लाम की परंपरा के अनुसार एक स्त्री का सिंहासन पर बैठना वर्जित था। इसके अलावा तुर्कों की बौद्धिक उदारता प्रमाणित हुई, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो रज़िया सुल्तान के शासक बनने से यह कुछ बातें हैं प्रोफेसर के निजामी के अनुसार, जो कि स्पष्ट है। सुल्ताना रज़िया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। वह मध्य युग की अद्वितीय स्त्री थी।
व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। परंतु इसी कारण से रजिया को प्रारंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, अनेक विद्रोहियों का उससे सामना भी हुआ। परंतु विद्रोही इक़्तिदारों को परास्त करने के पश्चात रजिया ने अपने शासन को कौशल एवं शक्ति से दृढ़ किया और वह सफल भी हुई। उसका प्रमुख लक्ष्य शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करके उन्हें सिंहासन के अधीन बनाना था। उसने अपने विश्वास पात्र सरदारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। विभिन्न पदों और सूबों में उसने नवीन अधिकारियों की नियुक्ति भी की, जिनमें से ख्वाजा मुआजुद्दीन को वजीर, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का प्रधान और उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर तथा मलिक इज़ुद्दीन कबीर खान एयाज को लाहौर का इक्ता अर्थात सूबा, एक क्षेत्र का अधिकारी उसे नियुक्त किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य नियुक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनमें से मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर हाजिब का पद दिया गया और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया गया। ये दो अधिकारी रजिया के कृपा पात्र थे और उसी की कृपा से इन श्रेष्ठ पदों पर वह पहुँचे थे। परंतु बाद में रजिया के पतन में इन्हीं दोनों ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। एक अबिसिनियन मालिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखूर अर्थात अस्वसाला का प्रबंधक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उस पद से उसे सम्मानित किया। जमालुद्दीन याकूत रजिया का कृपा पात्र था और वह रजिया के घोड़े पर बैठने के अवसर पर उसे अर्थात रजिया को अपने हाथों का सहारा दिया करता था। इस कारण से कुछ इतिहासकारों ने रजिया पर याकूत के साथ प्रेम संबंध होने का भी आरोप लगाया है, परंतु अधिकांश इतिहासकार इस आरोप को झूठा मानते हैं। रजिया ने अपने सरदारों को बड़े कौशल से अपने अधीन किया और बिहार के विद्रोही सरदार तुगल खान ने भी रजिया के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उससे रजिया का आधिपत्य उच्च से लेकर लखनौती तक स्वीकार करा लिया गया, परंतु रजिया को रणथंबोर और ग्वालियर को जीतने में सफलता नहीं मिली, जो इस बात का प्रमाण था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली बन गए थे। परंतु रजिया इन सबसे संतुष्ट नहीं थी। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने पर्दा त्याग दिया, मर्दाने कपड़े पहनकर दरबार में जाना शुरू किया, अर्थात पुरुषों के कपड़े पहनकर वह दरबार में जाती थी। शिकार और घुड़सवारी करना आरंभ कर दिया और अपनी जनता के सम्मुख खुले मुंह से वह जाने लगी। रजिया के व्यवहार से प्रतिक्रियावादी मुसलमान वर्ग अवश्य असंतुष्ट हुआ होगा, परंतु यह उसके विरुद्ध असंतोष का मुख्य कारण नहीं था। रजिया का यह व्यवहार इस बात का प्रमाण था
कि वह सुल्तान के रूप में पुरुषों की भांति कार्य करना चाहती थी और उसका स्त्री होना उसके शासन की दुर्बलता नहीं बन सकता था। परंतु फिर भी कई इतिहासकारों ने उसके केवल स्त्री होने को ही उसकी एकमात्र दुर्बलता बताया है, जैसा कि इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार रज़िया ने 3 वर्ष 5 माह और 6 दिन राज्य किया। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली वह एकमात्र स्त्री थी और मिनहाज उस सिराज के अनुसार उनका कथन है कि उसमें वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। परंतु वह इतिहासकार उसके चारित्रिक गुणों को बताते हुए अंत में लिखता है कि ये सभी श्रेष्ठ गुण उसके अर्थात रज़िया के किस काम के थे। और निसंदेह सिराज का उक्त कथन यह संकेत करता है कि रज़िया की एकमात्र दुर्बलता उसका स्त्री होना था। कुछ इतिहासकारों ने रज़िया की असफलता का मुख्य कारण रज़िया का स्त्री होना बताया भी है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस धारणा से सहमत नहीं हैं। निसंदेह रज़िया स्त्री थी, परंतु यह उसके विरोधियों द्वारा उसे नष्ट करने का एकमात्र बहाना मात्र था। सुल्ताना रज़िया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। वह राज्य के स्थायी हितों से अवगत थी और उनकी पूर्ति के लिए उसने निरंतर प्रयत्न भी किए। सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति में उसकी आस्था थी तथा उसने उन्हें स्थापित करने का प्रयत्न किया। इल्तुतमिश को अपनी पुत्री की योग्यता में विश्वास था और वह पुत्री भी अपने पिता के विश्वास के अनुरूप ही सिद्ध हुई। रज़िया स्त्री थी और अपने भाई के विरुद्ध होकर उसने दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त किया था, परंतु उसके पिता इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसका भाई अयोग्य शासक सिद्ध हुआ और उसके शासक भाई की माँ शाह तुर्कान उसका कभी भी वध करा सकती थी। इस कारण रज़िया का अपने भाई के विरुद्ध सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयत्न उसकी सुरक्षा और उसके उचित अधिकार की पूर्ति के अनुकूल था। जहाँ तक स्त्री होकर शासक बनने का प्रश्न है, यह भारत में इस्लाम के समर्थकों के लिए एक नवीन बात अवश्य थी, परंतु इस्लाम के इतिहास के लिए नहीं। मिस्र, ईरान और ख्वारिज्म के साम्राज्यों में स्त्रियों ने शासन सत्ता का उपभोग किया था और कर रही थी। जहाँ तक रज़िया के व्यक्तिगत गुणों का प्रश्न है, सभी इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की है। तत्कालीन इतिहासकार इसामी ने उस पर जमालुद्दीन याकूत से अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया था, परंतु अविवाहित इसामी के आरोप को अन्य इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। वह एक ऐसा संदेह है जिसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। मिनहाज उस सिराज ने उन दोनों के संबंधों को निष्कलंक बताया है। कौशल और कूटनीति की दृष्टि से वह श्रेष्ठ थी। विद्रोही सरदारों में फूट डालकर उन्हें परास्त करना और मंगोल आक्रमण से अपने राज्य को बचाना और उच्च से लेकर लखनौती तक अपनी सत्ता को स्वीकार करा लेना इसके प्रमाण हैं। वह एक कर्मठ सैनिक और योग्य सेनापति थी तथा प्रत्येक कष्ट और उत्तरदायित्व को स्वयं उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसने पुरुषों की भांति शासन किया है। वह
इस बात से स्पष्ट होता है कि उसने प्रत्येक महत्वपूर्ण युद्ध में सेना का संचालन स्वयं किया था। शासक के कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए उसने पर्दा करना छोड़ दिया था और अपने सरदारों एवं नागरिकों पर अपना प्रभाव रखने के लिए वह खुले मुंह दरबार में भी बैठती थी तथा अपनी प्रजा के सम्मुख आती जाती थी। इससे उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। इससे स्पष्ट होता है कि दिल्ली के नागरिक अंत तक उसके प्रति वफादार रहे थे, जिस कारण विद्रोही सरदारों ने रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर ही अपने षड्यंत्र में सफलता प्राप्त की और उसका वध किया। रजिया की दिल्ली में रहते हुए किसी भी षड्यंत्र के सफल होने की आशा नहीं की जा सकती थी। रजिया यह विश्वास करती थी कि राज्य के हित और सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित रखने के लिए तुर्की गुलाम सरदारों की शक्ति को तोड़ना आवश्यक है। इस कारण उसने प्रांतीय इक़्तिदारों या सूबेदारों के सुल्तान के चुनाव में भाग लेने के प्रयत्न का विरोध किया था और इसी कारण उसने अपने समर्थक तुर्की सरदारों के बड़े बड़े पद देने आरंभ किए थे। प्राय 3 वर्ष तक वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रही। वह अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा कर सकी, सफलतापूर्वक शासन कर सकी और अपने विरोधी तुर्की गुलाम सरदारों को अपने अधीन रख सकी। तो आज हमने भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक की अवधि में वह शासक रही, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।